और अब विस्तार से उत्तराखंड की खबरें देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, पुल ध्वस्त होने के मामले में पीडब्ल्यूडी चीफ ने जांच के आदेश दिए हैं। 110 मीटर लंबे आर्च ब्रिज का 57 मीटर का हिस्सा गुरुवार को ध्वस्त हुआ। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं पुल के ध्वस्त होने से बाईपास निर्माण का कार्य भी ठप हो गया है। ये पुल नरकोटा लैंड स्लाइड जोन के विकल्प के रूप में बनाया जा रहा था, लेकिन ये कल ध्वस्त हो गया। पुल ध्वस्त होने से बाईपास निर्माण कार्य भी रुक गया है। बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से ये पुल ध्वस्त हुआ, आर्च ब्रिज कई करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था, क्या वजह इसके पीछे रही कि इस तरह से ये पुल धराशायी हो गया? देखिए, पिछले 2-2.5 साल से इस पुल का निर्माण हो रहा था और आप देख सकते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि बद्रीनाथ जो नेशनल हाईवे है उस पर इस पुल का निर्माण कार्य हो रहा था और एक टाइम बाउंड के अनुसार इसको अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जब इसका स्टील का ये ब्रिज था, इसका इरेक्शन पहले ही ये इसमें खामियां पाई गई थी कि यह ब्रिज हल्के से बीच में टिल्ट हुआ था जब इसको एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाया जा रहा था। इसका सेफ्टी ऑडिट भी किया जा रहा था कि क्या इस पुल को सुधारा जा सकता है, ये पुल टिल्ट हुआ है, क्या ये भविष्य में चल सकता है। इसी दौरान कल अचानक ये दुर्घटना हुई जिसमें करीब 57 मीटर हिस्सा इस आर्च ब्रिज का अपने टावर समेत भरभरा कर गिर गया है। एक बड़ा लॉस है और खासकर जिस पुल को अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था वो पुल एक बार फिर से ध्वस्त हो गया, यानी कि 2-2.5 साल का समय अब और लगेगा इस पुल के निर्माण में। तो पीडब्ल्यूडी चीफ दीपक कुमार यादव ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। 3 सीनियर जो लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर हैं उनको उनके क्या सुनील, ये भी एक कारण हो सकता है कि इतने लंबे समय से, इतनी दिनों से ये पुल बनाया जा रहा है, आर्च पुल है, लोहे का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें समय के साथ खराबी भी आती है, लंबा खींचने के कारण, और जिस तरह से ऑल वेदर सड़क वहां पर बनाया जा रहा है, गुणवत्ता में भी कुछ यहां पर कमी दिखाई दे रही है। क्या वजह पॉइंट टू पॉइंट रही इसके पीछे? देखिए, जो प्रमुख खामी इसमें आई कि इसके डिजाइन में कमी थी और विभाग को, शासन को इसकी जानकारी थी कि जो नरकोटा में जो स्टील आर्च ब्रिज बन रहा है इसके डिजाइन में खामियां हैं। इसीलिए इसके लिए जो जिन इंजीनियरों ने इस पुल को डिजाइन किया था उनको दोबारा से स्पॉट पर बुलाया गया था, उनसे ये जानकारी ली जा रही थी कि क्या इस मौजूदा डिजाइन में ये पुल आगे सर्वाइव कर सकता है या नहीं। इसी दौरान चूंकि अभी पुल निर्माणाधीन था, दोनों ओर वो इरेक्शन उसका कर दिया गया था, लेकिन कल जिस तरह से ये पुल भरभरा कर गिरा। सुनील, बहुत छोटा सा जवाब, आप पुल का ये बड़ा हिस्सा टूट गया, आप कह रहे 2-2.5 साल और लगेंगे, क्या इसके अलावा कोई, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इसमें कुछ खामी थी इसके डिजाइन में, क्या इसके अलावा भी कोई विकल्प की तलाश की जा रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है? देखिए, फिलहाल विकल्प कुछ नहीं है क्योंकि ये नरकोटा नदी है, नदी के ऊपर ये पुल बनाया जाना था। जो वर्तमान में जो नेशनल हाईवे है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पर जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन है उसकी टनल इस मार्ग पर आ रही है नेशनल हाईवे पे। इसी के चलते उसके विकल्प के रूप में रेलवे निगम इस पुल को बनवा रहा था पीडब्ल्यूडी से, ताकि जो एनएच है उसको बाईपास किया जा सके। लेकिन इस पुल के टूटने के बाद जहां जो रेल लाइन है उसका कामकाज प्रभावित होगा, वहीं इस पुल को बनने में अब एक लंबा समय दोबारा से बिल्कुल, तो अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, बनते बनते ये पुल टूट गया, लोगों की आस इस पुल को लेकर बहुत थी, लेकिन अब और लंबा इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चारधाम यात्रा रूटों पर स्लाइडिंग जोन को लेकर न्यूज 18 लगातार खबर उठा रहा है, जिसका अब बड़ा असर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ हाईवे पर अब कई जगह के स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का कार्य शुरू हो गया है। इस हाईवे पर रुद्रप्रयाग के और तिलवाड़ा के बीच स्लाइडिंग जोन को ठीक किया जा रहा है और इसका स्थायी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ हाईवे के बीच में भटवाड़ी सैंड पे, और लगातार हमारे पीछे आप देख रहे हैं, कई बार न्यूज 18 खबरों को प्रकाशित कर चुका है। और उसके बाद जो स्लाइडिंग जोन है, आप देख सकते हैं पीछे, इस जो स्लाइडिंग जोन है इन पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इन स्लाइडिंग जोनों का ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो ये बड़ी पहाड़ी चट्टान है और इस चट्टान को अब ठीक करने का काम किया जा रहा है और इस चट्टान पर जो है अब शॉर्टकट की जा रही है। शॉर्टकट यानी कि पूरी तरह से जाल बिछाया जा रहा है और उसके बाद इस पर सीमेंट से फिलिंग किया जाएगा ताकि बरसात हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, बारिश हो, उस दौरान ये समस्या पैदा नहीं हुई होगी और उसके बाद जो सड़क है वो सुचारू रहेगी।
तो आप समझ सकते हैं कि लगातार एक बड़ा असर न्यूज़ 18 की खबर का है। और अब जो एनएच डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर जो स्लाइडिंग जोन है उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है और धीरे धीरे इन पर शॉर्टकट की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि जो खबर थी, न्यूज़ 18 ने लगातार एक खबर चलाई थी कि यहाँ पर जो स्लाइडिंग जोन है उनसे बड़ा खतरा है और विभाग जो है वो गैर जिम्मेदाराना बना हुआ है, लेकिन एक बड़ा असर यहाँ पे देखने को मिला है और अब धीरे धीरे इन स्लाइडिंग जोनों को ठीक किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भटकू। चारों धामों के नाम पर धामी सरकार का सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 4 धाम और रुद्रपुर शहर में गुंडाई का एक वीडियो सामने आ रहा है। ये वीडियो किच्छा रोड के एक पेट्रोल पंप का है। यहां पर बाइक पर पेट्रोल भरवाने बाइक पर 2 युवक आते हैं। जैसे ही पेट्रोल भरवा रहे होते हैं, इसी बीच बाइक पर 3 युवक वहां पहुंच जाते हैं। तीनों बाइक पर पेट्रोल भरवा रहे हैं। एक युवक की पिटाई शुरू कर देते हैं। पंप कर्मी से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी उसे जमकर पीटने लगते हैं। इसके बाद युवक को उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ले जाकर पीटकर अधमरा कर दिया जाता है। यह मामला 2 पक्षों के विवाद से जुड़ा है। हालांकि पुलिस ने गुंडाई करने वालों पर केस दर्ज नहीं किया है। देहरादून में आज कांग्रेस की समीक्षा का दूसरा दिन है। आज पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी लोकसभा सीट पर हार की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस ऑब्जर्वर पीएल पुनिया के दौरे का आज दूसरा दिन है। कल अल्मोड़ा और नैनीताल सीट की हार की समीक्षा की गई। आज गणेश गोदियाल, जोत सिंह और वीरेंद्र रावत भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। पहला दिन गुजर चुका है। अल्मोड़ा, नैनीताल इन सब पर समीक्षा हो चुकी है। आज किन जिलों की बारी है? नीलू, आज 3 लोकसभा क्षेत्र, जिसमें पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जो गढ़वाल के 3 लोकसभा क्षेत्र है, कुमाऊं के दो क्षेत्र थे, नैनीताल और अल्मोड़ा, उनकी समीक्षा कल हो चुकी है। आज तीनों सीटों में जो उम्मीदवार रहे वो, वहां के जिला अध्यक्ष, जो वहां से विधायक हैं, वो जो पूर्व विधायक हैं, ये सभी नेताओं से आज पीएल पुनिया फिर बातचीत करेंगे कि आखिर कांग्रेस जो लगातार तीसरी बार यहाँ पर 5 सीटों लोकसभा की हारी है, उसकी वजहें क्या रही। खासतौर पर कल जो वजह निकल कर आई कि कैंडिडेट का सिलेक्शन कई जगहों पर सही नहीं था, कई ऐसे चेहरे थे जो वोट खींचने में कामयाब नहीं रहे। तो अब कांग्रेस को, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में होता है उस वक्त पर, तो उसमें किस तरीके से जीत हासिल की जाए, क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस हार चुकी है और अब अगर हार होती है तो कांग्रेस के लिए आगे बहुत मुश्किलें उत्तराखंड में होंगी। ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस इस बात पर है कि हार के नतीजों को तलाशा जाए और 2027 में कम से कम वो गलतियां ना हो जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुई। नीलू, बिल्कुल, तो मंथन का दौर जारी है। आगे और हार का सामना ना करना पड़े, इसलिए सारी कवायद कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी के लिए। कांग्रेस लोकसभा चुनाव क्यों हार गई, इसकी वजह जानने दिल्ली से ऑब्जर्वर देहरादून आए। एक नेता से मुलाकात का सिलसिला 3 दिन चलेगा और फिर दिल्ली हाईकमान को बताया जाएगा कि उत्तराखंड हाथ से क्यों फिसला। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतने का जोश गुरुवार को कांग्रेस ऑफिस में साफ दिखा, पर दूसरी तरफ शिकवे, शिकायत और गलतियों की चर्चा रही। गुरुवार को हार की वजह जानने ऑब्जर्वर पीएल पुनिया देहरादून पहुंचे तो पहले दिन अल्मोड़ा और नैनीताल सीट में हार की वजह जानी। कांग्रेस के उम्मीदवार, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष से पीएल पुनिया अलग अलग मिले। शुक्रवार को पीएल पुनिया टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी लोकसभा सीट के नेताओं से मिलकर हार की वजह जानेंगे, तो शनिवार को 2 घंटे एक सीनियर नेता से अलग अलग बात करेंगे। हमारे पदाधिकारी हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता है और कांग्रेस अध्यक्ष तक, हर एक से अलग अलग चर्चा करेंगे, जानकारी करेंगे कि क्या कारण रहा जिसकी वजह से अपेक्षित चुनाव नतीजे नहीं आए। कांग्रेस 5 सीटें क्यों हार गई, ये बात ऑब्जर्वर ने बंद कमरे में की। सूत्रों के मुताबिक हार की वजहों में उम्मीदवार का कमजोर होना, उम्मीदवार का गलत सिलेक्शन, चुनाव में संसाधनों की कमी और प्रदेश संगठन को नजरअंदाज करने जैसी वजहें सामने आई हैं।
हार के कारण बताने वाले और हार की वजह सुनने वाले नेताओं को यकीन है कि पहली बार हो रहे इस प्रयोग का फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। एक एक कार्यकर्ता से जितने भी एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं और पूर्व सांसद हैं, उन सब से इनके कारणों की समीक्षा भी और विस्तार से हमने अपनी बात उस पर रखी है और निसंदेह इसका फायदा कहीं ना कहीं 27 में जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है उसका मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति बेबाक तरीके से अपनी राय को रख रहा है। पूनिया जी हर किसी को विस्तार से सुन रहे हैं। सारा माहौल हमारे पक्ष में था और ये इस बाई इलेक्शन ने साबित कर दिया। 2 महीने बाद हम दोनों बाई इलेक्शन जीत गए। क्या कारण रहे, क्यों हम नहीं जीते, उस पर अब वो बातचीत कर रहे हैं। कार्यकर्ता और हमारे नेता लोग कई चीजें कह रहे हैं, उस चीज को लिपिबद्ध कर रहे हैं 1 to 1 और मेरे को लगता है कि मंथन करके सही चीज को दिल्ली तक पहुंचा देंगे। लोकसभा चुनाव बीत चुका है, लेकिन बदले माहौल में कांग्रेस नेताओं का मन भी बदला हुआ है और हार की वजह बताने वाले नेता मानते हैं कि इसके बाद फैसले सही हुए तो 2027 में जीत जरूर मिलेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में गुरुवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई। केदारनाथ मंदिर विवाद के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया और केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत चारों धाम और बड़े मंदिरों के नाम का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इन नाम या फिर मिलते जुलते नामों का भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कड़े प्रावधान बनाने का फैसला लिया है। केदारनाथ के नाम पर हुए विवाद के बाद धामी सरकार ने यह फैसला लिया, जिसमें कोई ट्रस्ट, मंदिर या फिर संस्था का नाम भी चारधाम के नाम पर नहीं रखा जा सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट को अब राज्य सरकार खुद चलाएगी और इसे सेना को नहीं दिया जाएगा। राज्य में 5 लाख तक के टेंडर अब स्थानीय ठेकेदारों को ही देने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। विधानसभा सत्र अगस्त में कराने का फैसला लिया गया है। हालांकि तारीख और समय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। ये निर्णय किया गया कि कतिपय व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित 4 धाम यथा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम व अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम अथवा इनके संचालन के लिए गठित कोई ट्रस्ट समिति के नाम से मिलते जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट समिति आदि बनाई जाती है। तो इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है और स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचती है और कई बार स्थानीय स्तर पर आक्रोश की संभावना बनती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा एक कुछ कड़े विधिक प्रावधान लागू किए जाने का भी निर्णय लिया गया। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब राज्य आंदोलन और अमर शहीदों के बलिदान की गाथा भी पढ़ाई जाएगी। सीएम धामी ने सचिवालय में हमारी विरासत एवं विभूतियां किताब का विमोचन किया। इस किताब को 6ठी से 8वीं तक सामाजिक विज्ञान के सहायक पुस्तिका के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक राज्य की युवा पीढ़ी को अपने समृद्ध सांस्कृतिक लोक विरासत, लोकगीत, लोक नृत्य के साथ साथ संस्कृति से रूबरू कराएगी। और उत्तरकाशी के कई सरकारी स्कूलों में छात्र इन दिनों जान हथेली पर लेकर पढ़ाई करने को मजबूर है। 30 प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर हालत में है, जबकि 15 राजकीय इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, हाई स्कूल की 5 और जूनियर हाई स्कूल की 10 भवनों की हालत खराब है। इन सभी विद्यालयों में कुल मिलाकर 3,500 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और बरसात के मौसम में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण काम है। बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, इस तरह के जर्जर इमारत, हालांकि इस बारे में शिकायत भी की गई होगी, लेकिन क्या वजह है कि इतनी बरसात बीत जाने के बाद भी जान जोखिम में डालकर ये छात्र और शिक्षक यहां पर पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार ये मांगे उठती है कि जो शिक्षा के भवन है इनको बनाया जाए। हर साल बरसात से पहले जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है प्लान बताते हैं कि जिला प्लान में इसको रखा जाएगा और प्रस्ताव भेजे गए, पर फिर से तस्वीरें, बरसात शुरू होती है तो इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आई है। लगभग 60 ऐसे विद्यालय है जनपद में जो जर्जर हालत में है और 13 उन विद्यालयों में 13 जो बाहर संचालित हो रही है, पंचायत भवन हो या फिर गाँव कोई और भवन
वहां संचालित हो रही है और कुछ भवनों में छात्र जान जोखिम में टल के पड़ रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने साफ स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि जो ऐसी कंडीशन के विद्यालय वहां पे बिल्कुल पढ़ाई न की जाए। फिर भी जो सूत्र बताते हैं कि भारी बरसात में वहीं पे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। और इंटर कॉलेज की हम बात करें तो 10 ऐसे इंटर कॉलेज है जिनका उच्चीकरण हुआ पर उनका भवन अब तक नहीं बन पाया है। तो कह सकते हैं कि जनपद में जो जर्जर भवन है उनमें छात्र पढ़ने को मजबूर है और शिक्षा विभाग है जिससे सूद लेनी थी, जो भवन बन जाने चाहिए थे वो भवन आज तक नहीं बने हैं। और जो बरसात के जो आने वाले दिन होंगे वो काफी चुनौतीपूर्ण रहते हैं इनके पास, क्योंकि बारिश होती है, छत टपकनी शुरू हो जाती है। कई विद्यालय ऐसे जहां पानी घुस जाता है, क्योंकि जिला मुख्यालय से लगा 15 किलोमीटर दूर जो भंकोली इंटर कॉलेज है वहां पे बारिश होती ही पानी सीधे सरकारी स्कूलों में पैसों का इतना आवंटन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से जो स्कूल्स हैं या फिर इंटर कॉलेजेस हैं उनका हाल देखने को मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पिथौरागढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर मतकोट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण खतरा बढ़ गया है। मंदाकिनी नदी उफान पर है, वहीं नदी के उफान पर कई सुरक्षा दीवार टूट गई है। यही नहीं, नदी के तेज बहाव और बारिश के कारण पुल को भी खतरा पैदा हो गया। पुल के बेसमेंट में लगातार कटाव हो रहा है। इन इलाकों में कई घरों में पानी भी घुस गया। वहीं लैंडस्लाइड होने के कारण जौलजीबी मुंसियारी रोड भी बंद है। यही रोड मतकोट क्षेत्र को जोड़ती भी है। मंदाकिनी का जल स्तर है वो अभी बहुत 48 घंटे से बारिश होने के कारण काफ़ी बढ़ गया है। और जो मतकोट की देवीनगर और भौड़ाबगर का क्षेत्र है वो लगभग खतरे की जिद में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे तमाम सुरक्षा वाल जो तटबंध बनाए गए थे विभाग के द्वारा बनाए गए थे पूर्व में, जो एक भौड़ाबगर और देवीनगर को बचाने के लिए का काम करती थी, आज वो सभी सुरक्षा तटबंध यहाँ बह गए हैं। रुड़की के मंगलौर इलाके में बेकाबू एक ट्रक ने कावड़ियों को कुचल दिया, जिससे कावड़िए की मौके पर मौत हो गई। दरअसल एक ट्रक रोड के दूसरी ओर क्रॉस कर रहा था, तभी तेजी के साथ आ रहे दूसरे ट्रक ने पहले तो ट्रक को टक्कर मारी, फिर पैदल चल रहे कावड़ियों को कुचल दिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक ड्राइवर की गलती का खामियाजा एक शिव भक्त को भुगतना पड़ा। मृतक कावड़िया हरियाणा का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नैनीताल जिले के उखलकांडा में जून में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। स्थानीय विधायक राम सिंह केड़ा ये चेक लेकर खुद मृतकों के परिजनों से मिले, लेकिन अब जिला प्रशासन के गलत सिग्नेचर के कारण ये चेक बैंक की तरफ से वापस किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस ने इसे चेक बाउंस का मामला करार देते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला और बीजेपी विधायक से जवाब भी मांगा है। तो अब ये चेक 3 बार बैंक में जमा करने के बाद 7 के 7 मृतक परिजनों के बाउंस हो गए। इसकी जिम्मेदारी विधायक राम सिंह केड़ा माफी मांगेंगे उन परिवारजनों से जिनके परिजन मर गए और उनको आप इस तरह से धोखा कर रहे हो, तो औरों के साथ क्या कर रहे हो? थोड़ी तो मानवता जिंदा रखो भाई, थोड़ा तो सब्र कर लो, अरे भगवान से डरो। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। लड़की को शादी का झांसा देकर धर्मांतरण कराया गया। हैरानी की बात तो ये रही कि इससे पहले भी आरोपी अमजद उसी लड़की को पहले भी भगा कर ले गया और उस मामले में जेल के अंदर था। कुछ वक्त पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया। इस बार शादी का झांसा देकर आरोपी अमजद लड़की को लेकर भाग गया और धर्मांतरण कराया। विकासनगर कोतवाली का यह मामला है। पुलिस ने उत्तराखंड धर्मांतरण कानून के साथ ही रेप की धाराओं में भी अब इस पूरे मामले में केस दर्ज कर दिया है। केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने और शंकराचार्य के आरोपों के बीच कांग्रेस की तरफ से 2 बड़ी बातें कही गई हैं। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि केदारनाथ से सिर्फ सोना नहीं, चांदी भी गायब है। चांदी का भी कुछ अता पता नहीं है, इसलिए इस मामले में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि मंदिर के अध्यक्ष को इस मामले में गवर्नर गुरमीत सिंह को लेटर भेजना चाहिए और खुद इस घपले की सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। वो सब कह रहे हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में सोना गायब किया गया है। चांदी का जिक्र नहीं हो रहा है, चांदी भी गायब हुई है। तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए कि इसमें कहीं न कहीं
जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और अगर बद्रीनाथ केदारनाथ समिति वाकई साफ है, इसमें कहीं उनका गोलमाल नहीं है, गलत नहीं है, तो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को स्वयं एक पत्र लिखकर राज्यपाल को ये कहना चाहिए कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो।